हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि कंपनी लॉ विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी या कंपनी की सदस्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस तरह से कंपनी की सदस्यता मिलती है और कौन कंपनी का सदस्य बन सकता है और सदस्यता पाने की या मेंबरशिप एक्वायर करने की कौन सी मेथड है। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक एक तरह से अंडररेटेड टॉपिक है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कंपनी लॉ विषय के अन्य टॉपिक हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और अदर टॉपिक। तो इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि एक कंपनी का निर्माण जब होता है तो लोगों की आवश्यकता होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की आवश्यकता होती है, और हम लोगों ने डिफिनीशन में भी पढ़ा है कि कंपनी इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह है। इसके अंतर्गत लोगों की आवश्यकता होती है, अर्थात मेंबरशिप की आवश्यकता होती है या मेंबर्स की आवश्यकता होती है। जब एक पब्लिक कंपनी का निर्माण होता है तो कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है या 7 मेंबर्स की आवश्यकता होती है, और जब एक प्राइवेट कंपनी का निर्माण होता है तो कम से कम 2 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। तो मेंबरशिप का इम्पॉर्टेंस कंपनी के निर्माण के संदर्भ में बहुत ज़्यादा है और इस वजह से इस टॉपिक का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस टॉपिक के अंतर्गत जो कंपनीज एक्ट 2013 के शर्तें हैं मेंबरशिप एक्वायर करने के, उसे हम लोग जानेंगे। कंपनी अगर बनती है तो कंपनी के अंतर्गत सदस्यों का रजिस्टर बनाया जाता है, जिसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोला जाता है, और ये सेक्शन 88 के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 88 के अंतर्गत मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और कहा यह जाता है कि जिस भी व्यक्ति का नाम उस मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा हो उसे कंपनी का सदस्य माना जाता है। और अगर बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में मेंबरशिप को डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है, जहां पर मेंबरशिप एक्वायर करने की 3 शर्तें बताई गई हैं, जिसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं बहुत जल्दी से, बिना समय गवाए। यहाँ बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। चलिए देख लेते हैं। मेंबर, अ कंपनी इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स दो इट हैज़ इट्स ओन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर। कंपनी का निर्माण सदस्यों के द्वारा होता है। यह अलग बात है, कंपनी का अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है। तो हमने पढ़ा है कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर बट मेंबर्स रिक्वायर फॉर कंपनी, मतलब मेंबर मस्ट है कंपनी के लिए, कंपनी के निर्माण के लिए, लेकिन कंपनी का अस्तित्व और मेंबर्स का अस्तित्व दोनों अलग अलग होता है, ये हमने पढ़ा है। द टर्म मेंबर रेफर्स टू अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि सदस्य का यहाँ पर आशय क्या है, मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति का नाम कंपनी की सदस्यता रजिस्टर में लिखा हो उसे मेंबर मान लिया जाएगा या उसे मेंबर कहा जाएगा। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द टर्म शेयर होल्डर रेफर्स टू अ पर्सन हु होल्ड शेयर्स इन अ कंपनी। कहीं कहीं शेयर होल्डर और मेंबर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, कहीं शेयर होल्डर बोला जाता है, कहीं मेंबर बोला जाता है, लेकिन इन दोनों का अपनी अपनी जगह पर अलग अलग महत्व है। किसी कंपनी में मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कंपनी जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होती वहाँ पर मेंबर्स होते हैं लेकिन शेयर होल्डर नहीं होते। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम कंपनी का इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कंपनी की मेंबरशिप मिल जाती है। तो ये भी उन शर्तों में से एक है, उन 3 शर्तों में से एक है जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अंतर्गत बताया गया है। तो शेयर होल्डर और मेंबर ये इंटरचेंजेबली यूज टर्म हैं, इनको प्रयोग किया जाता है एक दूसरे के स्थान पर, लेकिन इनके बीच में अंतर भी है, डिफरेंस भी है। तो यहाँ पर वो बात बोली गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 की डिफिनीशन है यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 की। क्या बोलती है ये डिफिनीशन? मेंबर्स को डिफाइन करता है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 55, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने बोला 3 शर्तें हैं। पहली,
The subscriber of the memorandum of a company shall have agreed to become members of company and on its registration shall be entered as member in its register of members. तो कहा जाता है कि जो भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके 6 क्लाजेस, सब्सक्रिप्शन क्लास 6वां क्लास है, जिसमें जो कम से कम सदस्य आवश्यक होते हैं कंपनी के निर्माण के लिए, एक पब्लिक कंपनी के लिए 7 और एक प्राइवेट कंपनी के लिए 2, इनका नाम उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा हुआ होता है और ये कंपनी के एक तरह से ये कंपनी के मेंबर भी होते हैं, इनका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है कि जो भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होते हैं और वो एग्री करते हैं कि वो कंपनी के मेंबर होंगे तो उन्हें मेंबर कहा जाएगा और उनका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। तो पहली शर्त क्या है मेंबरशिप एक्वायर करने की, कि जिस भी व्यक्ति का नाम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में एज ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम लिखा हुआ होगा, जिनका सिग्नेचर होगा, उन्हें कंपनी का सदस्य कहा जाएगा। दूसरी शर्त, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए कंपनी एंड हुज नेम is entered in its register of members shall be a member of the company. तो कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का भी नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में लिखा हुआ होगा उसे कंपनी का सदस्य कहा जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार वो कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी स्वीकृति दी होगी कि वो कंपनी का सदस्य बनना चाहता है और उसका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में लिखा हो, मतलब पहले तो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम को उनको छोड़ दीजिए, उनके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वीकृति देता है कि वो कंपनी का सदस्य बनना चाहता है और लिखित स्वीकृति देता है और उसका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में लिखा हो तो उसे कंपनी का सदस्य कहा जाएगा। और तीसरा, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ कंसर्न कंपनी। तो यहां पर तीसरी शर्त यह भी बोली गई है कि जो भी व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्ड करता है, शेयर कौन सा, मोस्टली इक्विटी शेयर, और जिसका नाम कंपनी से संबंधित जो डिपॉजिटरीज होते हैं, जो डीमैट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देते हैं, उनके यहां वो बेनिफिशियरी ओनर के रूप में रजिस्टर हो, उस व्यक्ति को कंपनी का सदस्य कहा जाएगा। तो 3 बातें निकल कर आई जो मैंने बोली सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम and his name should be written in the register of member. Number 2, any other person whose name appears on the register of members and they give their written consent. And number 3 is कि जो भी व्यक्ति, any person who holds the shares, mostly equity shares of the company, he will be deemed to be the member of the company. Deemed का मतलब उसे कंपनी का सदस्य माना जाएगा। तो सदस्य बनने की ये 3 शर्तें हैं और इन 3 शर्तों को अगर समावेशित कर लिया जाए तो आपको कंपनी का सदस्य कहा जाएगा। अगर आपको कंपनी की सदस्यता लेनी है तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हो जाइए, अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में दे दीजिए। और तीसरी बात, इफ यू होल्ड द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी you can also be treated as the member of the company. तो ये 3 शर्तें हैं जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अंतर्गत इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए, एक बात जो मैंने आपसे बोली, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन इनके बीच में अंतर है, डिफरेंस है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि कंपनी को बनाने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम 7 पब्लिक कंपनी के लिए, और अधिकतम अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर सदस्यों की संख्या अनलिमिटेड होती है। वहीं जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए, और जब हम अधिकतम सदस्यों या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो इसकी संख्या 200 निर्धारित की गई है। 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में। और ये हर जगह पूछा जाता है कि कितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 7 पब्लिक कंपनी के लिए और 2 प्राइवेट कंपनी के लिए। एक नए तरह की कंपनी भी बनी है जिसे ओपीसी बोला जाता है, 1 पर्सन कंपनी बोला जाता है। और जब हम 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर न्यूनतम मेंबर एक अकेला व्यक्ति कंपनी स्टेब्लिश करता है और
एक वो नॉमिनी बनाता है, तो उस कंपनी में एक ही मेंबर हो सकता है। मतलब 1 पर्सन कंपनी, जिसे हम एकल व्यक्ति कंपनी के नाम से जानते हैं, तो वहां पर केवल एक ही मेंबर हो सकता है। और जब हम 1 पर्सन कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात करते हैं तो इसकी संख्या 200 है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो मिनिमम पब्लिक कंपनी के लिए 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम प्राइवेट कंपनी के लिए 2, मैक्सिमम 200, और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 और मैक्सिमम 200, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी को भी एक प्राइवेट कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो शेयर होल्डर और मेंबर में क्या अंतर है, इसे भी हम लोग जान ले कि अगर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है और उसे कंपनी का शेयर भी लेना होता है, क्योंकि बिना शेयर क्वालिफिकेशन शेयर बोला जाता है, एक शेयर सबको लेना होता है। जब तक वो शेयर नहीं लेता है तब तक उसे मेंबर बोला जाता है, और जैसे ही कंपनी उसे शेयर अलाट कर देती है तब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो दोनों ही कंडीशन है यहां पर कि अ मेंबर विल बी ट्रीटेड एज ए शेयर होल्डर एंड अ शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज ए मेंबर। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, वो क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर डिफरेंस की भी चीजें लिखी हुई हैं कि शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में क्या अंतर हो सकता है। होल्डर ऑफ शेयर वारंट इज अ शेयर होल्डर। जो भी शेयर वारंट का होल्डर होता है, शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे कंपनी इशू करती है, और जो भी उसका होल्डर होता है उसे शेयर होल्डर के नाम से जाना जाता है। बट नॉट अ मेंबर, उसे सदस्य नहीं कहा जाएगा। क्यों? एज हिज नेम इज स्ट्रक ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे ही आपको कंपनी का शेयर वारंट मिलता है, आपका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर से कट जाता है। अगर आपका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर से कट गया तो आपको मेंबर नहीं माना जाएगा, उस सिचुएशन में केवल आपको शेयर होल्डर माना जाएगा। ये एक डिफरेंस। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल और एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, देयर विल ओनली बी मेंबर बट नॉट शेयर होल्डर। जब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो वहां पर एक तरह की कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, और एक तरह की कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनियों के शेयर कैपिटल नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर इनकी शेयर कैपिटल नहीं होती तो इनके शेयर होल्डर नहीं होते, लेकिन मेंबर होते हैं, क्योंकि बिना मेंबर के कंपनी बनेगी नहीं। तीसरी, अ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इमीडिएटली बिकम्स मेंबर। जैसे ही मेमोरेंडम के सिग्नेचरी बनता है, कोई एग्री करता है कि वो कंपनी को एस्टेब्लिश करेगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लास पे सिग्नेचर करेगा, तो वो तुरंत ही कंपनी का सदस्य बन जाता है। इवन दो नो शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम, टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू सब्सक्राइबर, ही इज अ मेंबर नॉट शेयर होल्डर। जब तक कि उसे शेयर अलॉट न किया जाए तब तक उसे मेंबर माना जाएगा, और जैसे ही उसे शेयर अलॉट कर दिया जाएगा उसे शेयर होल्डर माना जाएगा। और चौथी बात, द ट्रांसफरर और डिसीज्ड पर्सन इज अ मेंबर। हमने पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी के शेयर आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और ये होता भी है, लोग करते भी हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि जिसने अंश हस्तांतरित किए हैं या जिसकी मृत्यु हो गई, हमने पढ़ा है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर स्वेच्छा से होता है, और ट्रांसमिशन किसी की मृत्यु, किसी की इंसॉल्वेंट होने के कारण, ल्यूनाटिक होने के कारण, उसका जो भी नॉमिनी होता है उसे उसका जो लीगल सक्सेसर होता है उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो जो ट्रांसफरर होता है या जो दिवंगत व्यक्ति होता है वो मेंबर कहलाएगा। कब तक कहलाएगा? उसका नाम जब तक कि कंपनी के सदस्यता रजिस्टर पर लिखा होगा। वेयर इज ही कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए शेयर होल्डर। उसे तब अंशधारी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपना अंश किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है। ठीक है, तो जब तक उसका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर से कटेगा नहीं तब तक वो कंपनी का सदस्य है, लेकिन शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपना अंश किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है। और पांचवा, उसी का अपोजिट, सिमिलरली अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर इज नॉट अ मेंबर, कि अगर जिसको आपने अंश हस्तांतरित किया वो मेंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में तब तक नहीं लिखा होगा जब लिखा जाएगा तब वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तब तक उसे
शेयर होल्डर बोला जाएगा अंटिल हिज नेम इज एंटर्ड इन दी कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर, जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में न लिख दिया जाए। तो जिसने ट्रांसफर किया उसका नाम, वो मेंबर तब तक रहता है, शेयर होल्डर नहीं कहलाता क्योंकि उसने अपना अंश ट्रांसफर कर दिया। और जिसको ट्रांसफर हुआ है वो व्यक्ति तब तक मेंबर नहीं कहलाता जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में न लिख दिया जाए। तो ये शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में एक अलग तरीके का अंतर है, और ये बात जान लीजिएगा कि ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, इस टर्म को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कौन मेंबर बन सकता है। ये बड़ा आवश्यक एलिमेंट है, एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर, हु कैन बिकम अ मेंबर। तो हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला नाम दिया गया है माइनर। माइनर का मतलब वह व्यक्ति जिसकी उम्र, हमारे देश में माइनर को डिफाइन किया गया है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो उसे मेजर कहा जाता है, और 18 वर्ष से अगर कम है तो उसे माइनर कहा जाता है। और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है कि माइनर के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो माइनर मेंबरशिप भी एक्वायर नहीं कर सकता। तो अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर। हाँ, माइनर के लिए हमने ये भी पढ़ा है कि उसके लिए उसके गार्जियन उसके संदर्भ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी माइनर जो है वो नॉमिनी बन सकता है, लेकिन उनके गार्जियन का नाम भी वहां पर लिखा जाएगा। कंपनी, जी हां, कंपनी सदस्यता प्राप्त कर सकती है किसी दूसरी कंपनी की। कंपनी कैन बी अ मेंबर। सब्सिडियरी कंपनी, जिसे हम सूत्रधारी कंपनी कहते हैं या सहायक कंपनी कहते हैं, सॉरी होल्डिंग कंपनी नहीं, सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। क्या कोई सब्सिडियरी कंपनी किसी कंपनी की मेंबर बन सकती है या होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। सब्सिडियरी कंपनी नहीं बन सकती। सब्सिडियरी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी कंपनी के अगर 51% शेयर कोई कंपनी ले लेती है तो उसे होल्डिंग कंपनी बोला जाता है, और जिसके 51% शेयर कंपनी ने लिए है उसे सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। तो सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, ये बात ध्यान में आपको रखना है। पार्टनरशिप फर्म, यस, पार्टनरशिप फर्म कैन आल्सो नॉट बिकम अ मेंबर। पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि वो एक लीगल पर्सन नहीं है, एक कंपनी की तरह वो लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड बनती है, तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी। फॉरेनर्स, विदेशी, क्या विदेशी किसी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। फॉरेनर्स कंपनी के मेंबर बन सकते हैं अगर आरबीआई उनको परमिट करता है, और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये दो बॉडीज हैं, इनके अंतर्गत उनको परमिशन मिलना चाहिए, तब दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी। फिक्शियस पर्सन का मतलब जो व्यक्ति है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के नाम से कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर कर लेते हैं। तो फिक्शियस पर्सन नाम से दूसरे के तो कोई ले लेगा, लेकिन वो लीगल नहीं है, वो लीगल नहीं माना जाएगा। कानून में इस तरीके का अगर कोई काम करता है किसी दूसरे के नाम, जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो मेंबरशिप एक्वायर कर ले, तो इसे इलीगल माना गया है और इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान है। तो एक तरह से मान लीजिए कि फिक्शियस पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर, किसी ने ले लिया किसी दूसरे के नाम से जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जांच पड़ताल होगी, अगर मामला खुलेगा तो दंड का प्रावधान है। इंसॉल्वेंट, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया तो क्या वो किसी कंपनी का मेंबर हो सकता है? तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि कंपिटेंसी क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्ट की, हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 में, वहां पर कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। उसमें माइनर है, उसमें इंसॉल्वेंट है, उसमें लुनेटिक पर्सन है। तो ये तीनों लोग डिस्क्वालीफाइड हैं, तो इंसॉल्वेंट भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? माइनर नहीं हो सकता है, कंपनी हो सकती है, सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती है, फॉरेनर्स हो सकते हैं लेकिन परमिशन चाहिए आरबीआई की और फेमा की, फिक्शियस पर्सन ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये गलत होता है, गलत माना जाता है और दंड का प्रावधान है। इंसॉल्वेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। इंसॉल्वेंट मेंबर कंपनी के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन मेंबर हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप अक्वायर करने के लिए क्या करना होगा? व्हाट आर द मेथड्स टू अक्वायर द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी? तो यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। बाय सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर बन जाइए, आप कंपनी की मेंबरशिप प्राप्त कर लेंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यू शुड बी
द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और सब्सक्राइबर कौन होता है? आपको बताया 7 और 2 आपका नाम लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा और एटलीस्ट एक शेयर कंपनी का लेना पड़ेगा, जिसे क्वालिफिकेशन शेयर बोला जाता है। बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली आपको मेंबरशिप एक्वायर हो जाती है। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अंश हस्तांतरित कर दिए तो वह व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बन जाएगा। भी हम लोगों ने जाना कि उसको करवाना क्या होगा, अपना नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में लिखवाना होगा। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर वॉलंटरली होता है, ट्रांसमिशन डेथ पर, इंसॉल्वेंसी पर, डेथ पर, किसी की मृत्यु हो जाने के कारण जो भी उसके लीगल सक्सेसर होते हैं, जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, कोई पागल हो जाए, जो भी उसके कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली शेयर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें भी अपना नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में दर्ज करवाना होगा, रिटर्न कंसेंट देना होगा। बाय एंट्री एज ए बेनिफिशियल ओनर इन रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL, और ये डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं और ये DP के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो भी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्ड करता है और जिसका नाम कंपनी के बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी में दर्ज हो, उसे भी कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर हो सकती है, वो कंपनी का मेंबर हो सकता है। तो इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, if you purchase the equity share of the company and your name is being registered as a beneficial owner in depositories, you should be treated as the member of the company. And last है by acquiescence or estoppel, तो ये इसको बोला जाता है बंधन या रजामंदी। रजामंदी का मतलब जब आपका नाम भूलवश कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में चढ़ गया और आपने उस पर कोई आपत्ति नहीं की, तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जाएगा कि आपकी रजामंदी है कि आप कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं। मतलब भूल से, गलती से, और आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप भी कंपनी के ऐसी परिस्थिति में मेंबर माने जाएंगे। चलिए, मेंबरशिप मिलती कैसे ये भी पता चल गई, और मेंबरशिप डिस्चार्ज कैसे होगी, मेंबरशिप का समापन कैसे होगा, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर वो भी मेथड लिखे हैं। मेंबरशिप का समापन 2 रूपों में हो सकता है, एक आपकी इच्छा से और दूसरा बाय एक्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं उसे हम लोग। टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ मेंबरशिप, एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब वॉलंटरली कैसे होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर आपने अपना अंश किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया तो आपकी मेंबरशिप जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति शेयर प्राप्त करेगा उसका नाम अब कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में लिखा जाएगा। बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर आपका अंश कंपनी फॉरफीट कर लेती है तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर से काट दिया जाएगा। बाय सरेंडर ऑफ शेयर, अगर आप अपने अंशों का समर्पण करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर से काट दिया जाएगा। तो ये वॉलंटरली होता है, एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा होता है। और यहां पर कानून के द्वारा कैसे होता है, व्हेन ही डाइज, अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके अंश ट्रांसमिट हो जाते हैं उसके लीगल सक्सेसर को और उसका नाम कट जाता है। बाय इंसॉल्वेंसी, इफ एनीवन बिकम इंसॉल्वेंट, ऑटोमेटिकली उसके लीगल सक्सेसर को या जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वो शेयर जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट, ठीक है, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जा सकती है। और लास्ट, व्हेन द कंपनी इज बीन वाउंड अप, और अगर कंपनी का समापन हो गया, जब कंपनी ही खत्म हो गई तो मेंबरशिप का कोई मतलब नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो ये वो रीजंस हैं जिनसे मेंबरशिप समाप्त होती है या खत्म होती है या डिस्चार्ज होती है। मेंबर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या लायबिलिटीज होती हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।